हेलो स्टूडेंट, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग इनकम टैक्स को पढ़ने वाले हैं और इनकम टैक्स में रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या जाना था। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था अनुलाभ के बारे में बताया था कि जो ऐसी चीज़ें जो व्यक्ति को या कर्मचारी को नगद के रूप में नहीं मिलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अनुलाभ बोलते हैं। सुविधा के रूप में मिलती हैं हम लोगों को या सेवा के रूप में, जैसे कि कार की हो गया, मकान हो गया। तो कर्मचारी को जो चीज़ें मिलती हैं वस्तु या सेवा के रूप में उन्हें क्या बोलते हैं, हम लोग अनुलाभ बोलते हैं। अनुलाभ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब एक मैंने बताया था कि कर योग्य अनुलाभ बहुत से होते हैं, जितने भी होते हैं चाहे कोई भी कर्मचारी हो, ये सभी को टैक्सेबल होते हैं, सभी के लिए टैक्सेबल होते हैं। एक होता है विशिष्ट कर्मचारियों की दशा में, और इनको भी हम लोग बताएंगे, लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं। और एक हम लोगों ने बताया था कि सभी के लिए करमुक्त अनुलाभ, और सभी के लिए करमुक्त अनुलाभ की बात की थी तो हम लोगों ने चिकित्सा सुविधा के बारे में बात कर ली थी। चिकित्सा सुविधा में अगर कोई भारत में अगर चिकित्सा मिलती है तो उसके बारे में बात कर ली थी। तो इसको जो थोड़ा सा आप लोगों को जो चैप्टर है, ये जो है चिकित्सा के बारे में, मेडिकल बेनिफिट्स के बारे में, इसको हम लोग आगे बता देंगे आपको, ठीक है, अगली क्लास में। लेकिन हम लोग इसके आगे की बातें जो है उनको जानते हैं। और इसमें एक नई हेडिंग हम लोग डालेंगे कि अनुलाभों का मूल्यांकन। कुछ अनुलाभ ऐसे होते हैं जिन पर कुछ मात्रा में तो टैक्स लगता है और कुछ मात्रा में वो टैक्सेबल नहीं होते हैं। तो उनको जान लेते हैं कि अनुलाभों का मूल्यांकन जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ प्रीक्विजिट्स। ठीक है, अनुलाभों का मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। और अनुलाभों का मूल्यांकन को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि अनुलाभों का मूल्यांकन। अब अनुलाभ, मैंने आप लोगों को अनुलाभ के बारे में बता दिया है, ठीक है। अब अनुलाभ जो होते हैं उनका मूल्यांकन हम लोग कौन से ऐसे हैं जिनका हम लोग मूल्यांकन करते हैं, कौन से अनुलाभ ऐसे हैं जिनका मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन का मतलब जिनकी हम लोग वैल्यू निकाल के देखते हैं कि हम लोगों का कितनी वैल्यू टैक्सेबल होगी और कितनी वैल्यू हमारी एग्जेम्प्ट होगी। ऐसे कौन से अनुलाभ हैं? तो करमुक्त, देखो इसमें लिखा क्या हुआ है कि करमुक्त अनुलाभों का मूल्यांकन नहीं किया जाता। जो करमुक्त हो गए हैं, जैसे मान लो कि इनकम टैक्स ने बोल दिया है कि ये जो अनुलाभ है, ये फलाना अनुलाभ है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो उसको हम लोग किस में रखेंगे? करमुक्त अनुलाभ में रखेंगे। मूल्यांकन हम लोग केवल उन अनुलाभों का करते हैं या फिर उन अनुलाभों का किया जाता है जो प्रत्येक दशा में या फिर विशिष्ट दशा में कैसे होते हैं? कर योग्य होते हैं। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है कि ऐसे अनुलाभ जो प्रत्येक दशा में या तो टैक्सेबल होंगे या फिर किसी विशेष दशा में टैक्सेबल होंगे, उनको हम लोग इनमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पहले अनुलाभ की अगर हम लोग बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि अनुलाभ की बात करें तो रहने के मकान की, तो इसमें मैंने आप लोगों को, पहला अनुलाभ है हम लोगों का कि रहने की मकान की सुविधा का मूल्यांकन। अगर हम लोगों को मान लो मालिक के द्वारा कोई मकान दिया जाता है तो उसका हम लोग, इनकम टैक्स कहता है कि उसका मूल्यांकन हम लोग किस प्रकार से करेंगे इनकम टैक्स में। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को रहने के मकान की सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए हम लोगों ने कर्मचारियों को कितने भागों में बांट रखे हैं? तो कर्मचारियों को इसमें 2 भागों में बांटा जाता है। कर्मचारियों को हम लोग लिख लेते हैं कि कर्मचारियों को 2 भागों में बांटा गया है। अगर हम लोग रहने की मकान की सुविधा का अगर मूल्यांकन करते हैं तो कर्मचारियों को 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं?
तो उनको देखते हैं। पहला है हम लोगों का, अगर हम लोग पहला को देखते हैं तो पहला है हम लोगों का सरकारी कर्मचारी। कर्मचारी को दो भागों में बांटा है, तो पहला है हम लोगों का सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, और दूसरा है हम लोगों का अन्य कर्मचारी, अन्य कर्मचारी या फिर गैर सरकारी कर्मचारी, अन्य कर्मचारी या फिर गैर सरकारी कर्मचारी, अन्य कर्मचारी या फिर गैर सरकारी कर्मचारी। रहने के मकान की अगर हम लोग सुविधा का मूल्यांकन निकालते हैं तो हम लोगों को कर्मचारियों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सरकारी और अन्य कर्मचारी। अगर हम लोग सरकारी में बात करें, अगर सरकारी कर्मचारी को रहने की मकान की सुविधा का मूल्यांकन दिया गया है, मान लो सरकारी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको रहने के लिए मकान दिया गया है, तब तो हम लोग इसमें हेडिंग डाल के लिख लेते हैं कि सरकारी कर्मचारी अगर होता है, कौन सा कर्मचारी है? सरकारी कर्मचारी। अगर वो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी होता है तब तो इसमें लिखते हैं। इसमें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी आते हैं। सरकारी में कौन से आते हैं? तो केंद्रीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी आते हैं। इसमें कौन से कर्मचारी आते हैं? तो इसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी आते हैं, वो सरकारी में आते हैं। अगर उनको मकान हम लोगों ने, इसमें जो है मकान को हम लोगों ने दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। इसमें जो है मकान को कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन से? अगर उसको मकान कैसा दिया जाता है, अगर उसको मकान दिया जाता है सुसज्जित मकान दिया जाता है, असुसज्जित मकान दिया जाता है, असुसज्जित मकान दिया जाता है, मतलब कि किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती है, सिर्फ मकान दिया जाता है। मान लो बेड है, उसमें बहुत सी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, तो उसे बोलते हैं असुसज्जित मकान। उसे क्या बोलते हैं? असुसज्जित मकान, जिसमें बहुत सी सुविधाएं ना हो, जैसे बेड ना हो, टेबल ना हो, और बहुत सी चीज़ें जो कर्मचारी खुद से करे, उसमें जो चीज़ें नहीं होती हैं, फर्नीचर की व्यवस्था उसमें ना हो, तो इस प्रकार के जो मकान होते हैं उन्हें बोलते हैं असुसज्जित मकान। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित राशि जो होती है इसमें आती है। तो उसमें जो है, इसमें कौन सी आती है? सरकारी नियमों के अनुसार, सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित राशि। जो सरकार ने अगर कोई राशि निर्धारित की है और मिलती है तो उसको हम लोग इसी में रखेंगे, सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित राशि। इसमें कोई हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते हैं। पहली बात, सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित राशि। ठीक है। उसके बाद अगर उसी व्यक्ति को, उसमें जो है सरकारी कर्मचारी को कौन सा मकान दिया है, मान लो अगर उसी को कौन सा दिया है? सुसज्जित मकान दिया है। सुसज्जित मतलब कि फर्नीचर से सजा बजा मकान, सुसज्जित मकान अगर दिया है, सुसज्जित मकान, तो इसमें कौन सी कंडीशन है? तो इनकी कंडीशन थोड़ी अलग होती हैं। इनमें जो है, इनमें हम लोग बात करते हैं तो एक नंबर में बात करते हैं, एक नंबर में कि का नंबर जो है, जो हम लोगों ने सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित राशि, इसमें भी हम लोगों की एक नंबर में आएगी सरकारी नियमों के अनुसार, सरकारी नियमों के अनुसार, सरकारी नियमों के अनुसार, सरकारी नियमों के अनुसार, गवर्नमेंट के अगर मान लो कोई नियम है, उनके अनुसार कोई राशि होती है तो उसको लिखेंगे हम लोग सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित राशि, सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित राशि। उसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें सेकंड नंबर में और एक चीज़ और जोड़ देंगे। उसमें जोड़ा जाएगा, क्या जोड़ा जाएगा? उसमें जो जोड़ा जाएगा, उसमें क्या जोड़ा जाएगा? फर्नीचर की लागत का 10%। अब सुसज्जित मकान है तो उसमें फर्नीचर तो लगा होगा, तो फर्नीचर की
फर्नीचर की लागत का 10%, फर्नीचर की लागत का 10% वार्षिक, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक, या फर्नीचर का किराया, फर्नीचर का किराया। ठीक है, इन दोनों राशियों को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एक राशि यहाँ और एक राशि यहाँ, और यहाँ पे इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग घटाएंगे क्या, इसको तो हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन घटाएंगे तो घटाया क्या जाएगा, तो उसमें घटाने की भी बात आती है। तो कर्मचारी द्वारा, इसमें अगर हम लोग घटाते हैं तो क्या घटाएंगे, कर्मचारी द्वारा दी गई राशि, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो, जैसे मान लो, ठीक है, सरकारी नियमों के अनुसार कोई निर्धारित राशि है, वो है 5,000। ठीक है, अब हमने 10% फर्नीचर का जोड़ दिया, मान लो फर्नीचर है वो 5,000 का था, उसमें 10% उसका जोड़ा तो 5,500 बने। ठीक है, 5,500, उसमें से जो राशि निर्धारित कर्मचारी ने अगर कोई राशि दी है तो उसको हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे। तो मान लो उसने, कर्मचारी ने कितने रुपए दिए हैं, 2,000 रुपये दे दिए हैं इसके लिए। तो जो शेष अनुलाभ है, तो अनुलाभ कितने का मिला था, 5500 का। उसने राशि कितनी दी थी, 2,000, तो उसका अनुलाभ कितने का है, 3500 का अनुलाभ है। ठीक है, अगर इसको आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो मैं अभी और आप लोगों को एक आध एग्जाम्पल और दूंगा, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने बात कर ली है कि अगर हम लोगों को, जैसे मान लो कि अगर वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति है सरकारी कर्मचारी अगर होता है, तो कैसा कर्मचारी होता है, तो सरकारी कर्मचारी होता है तो उसे या तो सुसज्जित मकान मिलेगा, असुसज्जित मकान मिलेगा, जिसमें फर्नीचर की व्यवस्था नहीं होगी तो उसे बोलते हैं असुसज्जित मकान, और जिसमें फर्नीचर की व्यवस्था हो उसे बोलते हैं सुसज्जित मकान। अब जैसे मान लो कि असुसज्जित मकान है तो उसमें कोई निर्धारित राशि है, तो उतनी राशि को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका कर्मचारी का अनुलाभ बोलेंगे। अगर मान लो कि सुसज्जित मकान दिया है तो सरकार के द्वारा निर्धारित राशि उसको लिखेंगे, और फर्नीचर का 10% और कर्मचारी द्वारा दी गई राशि, तो इसको हम लोग लिखने वाले हैं। तो अब हम लोगों ने सरकारी कर्मचारी पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में कि अगर वो कर्मचारी कैसा है, सरकारी नहीं है तो वो कैसा है, अन्य कर्मचारी है। अगर वो कर्मचारी कैसा है, अन्य कर्मचारी बोले या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय बोले तो एक ही बात है। ठीक है, गैर सरकारी बोले तो भी यही बात है। ठीक है, एक होता है सरकारी और एक होता है गैर सरकारी, तो इसमें हम लोग इनको रखने वाले हैं। तो अगर कोई अन्य कर्मचारी है, कैसा कर्मचारी है, वो अन्य कर्मचारी है, तो उसको जो सुविधा दी जाती है मकान की, अगर मान लो कोई सुविधा दी जाती है तो उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें अगर वो मकान कितने होते हैं, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि अगर हम लोग का नंबर की बात करें तो सबसे पहले अगर उसको मिलता है असुसज्जित मकान, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं। अन्य कर्मचारी है, उसको कैसा मकान मिला है, असुसज्जित, मतलब जिसमें फर्नीचर नहीं है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं, इसमें 3 कंडीशन होती हैं, उन कंडीशनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करने के बाद। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशनें होती हैं तो उनको देख लेते हैं कि ऐसे शहर जहां की जनसंख्या 25 लाख से अधिक है, जहां की जनसंख्या 25 लाख से अधिक है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है अगर हम लोग पूछें कि अगर अन्य कर्मचारी है, ठीक है, अन्य कर्मचारी को कैसा मकान दिया है, असुसज्जित मकान दिया है, और वहाँ की जनसंख्या कैसी है, 25 लाख से अधिक है,
तो इस केस में हम लोग कितना रखेंगे, तो इस केस में रखेंगे हम लोग गत वर्ष की उस अवधि के लिए दे वेतन का 15%। दे वेतन का कितना प्रतिशत, 15%। ठीक है, इतना सिर्फ आप लोगों को याद रखना है कि यदि अन्य कर्मचारी है, लिखा आएगा आप लोगों को क्वेश्चन में कि एक जो है कोई नाम लिख के आएगा कि श्री रमेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और उनको असुसज्जित मकान मिलता है, और असुसज्जित मकान वहाँ की जनसंख्या 25 लाख से अधिक है, तो उनके अनुलाभ की गणना कीजिए। तो आप लोगों को करनी है, तो ऐसे शहर जहाँ की जनसंख्या 25 लाख से अधिक है, तो उसमें आप लोगों को कितना रखना है, वेतन का 15%, वेतन का सिर्फ 15%। अब दूसरी नंबर बात, ऐसे शहर जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, लेकिन 25 लाख से कम है, 25 लाख से कम है, एक सेकेंड, 10 लाख से अधिक है और 25 लाख से कम है, तो इसमें कितना आएगा, तो इसमें जो आएगा वो कितना आएगा कि वेतन का, मैं सीधा सीधा आप लोगों को लिख दे रहा हूं कि वेतन का कितना प्रतिशत, वेतन का 10%, ठीक है, वेतन का 10%। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी नंबर की अगर कंडीशन की बात करते हैं तो अन्य शहर, अगर वो व्यक्ति 25 लाख से अधिक, जैसे मान लो कि 10 लाख से अधिक में है और 25 लाख से कम है, अब कोई व्यक्ति जहाँ की जनसंख्या 5 लाख है, 7 लाख है, 10 लाख से कम है, तो वो सारे व्यक्ति इसमें आएंगे। तो वो किस में आएंगे, अन्य शहर या कस्बे में, जो इन दोनों में ना आते हों वो इसमें आएंगे, सीधी सी बात है। या तो जनसंख्या 50 लाख होगी तो वो किस में आएंगे, तो आप कहेंगे कि वो फर्स्ट कंडीशन में आएंगे। या तो जनसंख्या 15 लाख होगी तो आप कहेंगे कि वो इस कंडीशन में आएंगे। या तो जनसंख्या 7 लाख होगी तो आप कहेंगे कि वो इसमें आएंगे। तो इन तीनों में ही आएंगे। आप लोगों को इस बात को याद रखिएगा कि अन्य शहर में अगर होते हैं तो वो कितने होंगे, तो इस केस में होगा वेतन का कितना प्रतिशत होगा, वेतन का 7.5%। कितना होगा, वेतन का 7.5%। ये 3 केस आप लोगों को याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहना है। अगर पहले से नोट है तो उनको नोट मत कीजिए, बस समझ लीजिए। अब नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। तो ये तो हो गया हम लोगों का कि कर्मचारी को कैसा मकान दिया है, असुसज्जित मकान दिया है, ठीक है। प्राइवेट कर्मचारी है, उसको कैसा मकान दिया है, असुसज्जित मकान दिया है। अगर मान लो कहीं उसको हमने सुसज्जित मकान दे दिया, कैसा मकान दिया है, खा नंबर की अगर हम लोग बात करें तो उसको दिया है सुसज्जित मकान, सुसज्जित मकान। अब सुसज्जित मकान अगर देते हैं तो इस केस में क्या है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो इस केस में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो इस केस में जो ऊपर हम लोगों ने किया है उसी को हम लोग रिपीट कर लेते हैं। कौन कौन सी बातें, तो इसमें जो है अगर हम लोग 1 नंबर में बात करें तो वो है असुसज्जित मकान का मूल्य। जो असुसज्जित हम लोगों ने ऊपर निकाला है उसका मूल्य हम लोग तो लेके ही लेंगे। तो असुसज्जित मकान का मूल्य
ठीक है, असुसज्जित मकान का मूल्य, उसमें क्या जोड़ेंगे, जोड़ा क्या जाएगा। तो सेकेंड नंबर में अगर हम लोग इसमें बात करते हैं क्या जोड़ा जाएगा, तो इसमें जोड़ा जाएगा फर्नीचर की लागत का, फर्नीचर की लागत का 10%, 10%, या फर्नीचर का किराया, फर्नीचर का किराया। ठीक है, और अगर हम लोग घटाने की बात करें तो घटाया क्या जाएगा, थर्ड नंबर की बात करते हैं तो इसमें घटाया क्या जाएगा, तो कर्मचारी द्वारा दी गई राशि। ठीक है, अगर मान लो कि असुसज्जित मकान का मूल्य निकला है 5,000 रुपये, ठीक है, और उसको फर्नीचर की लागत का जो 10% अगर हम लोग उसमें फर्नीचर जो लगा है वो लगा है, मान लो 50,000 रुपये का मकान में कितने का फर्नीचर लगा है, 50,000 का, तो उसका अगर हम लोग 10% निकालेंगे, मान लो 5,000 का फर्नीचर लगा है, कितने का लगा है, मान लो कि हम लोगों का फर्नीचर जो लगा है वो लगा है 5,000 रुपये का। ठीक है, तो इसका हम लोग 10% निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वो कहेंगे आप लोग कि फर्नीचर की लागत का 500 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो हम लोगों का वैल्यू कितनी बनी, 5500। सरकार के द्वारा मिला कितना, 5,000 मिला, और फर्नीचर का उसमें 500 हमने और जोड़ दिया, तो कुल हम लोगों को अनुलाभ जो मिला है वो 5500 का मिला है। लेकिन हमने उसमें से दे दिया है कितना, 2,000। तो हम लोगों को एक्चुअल अनुलाभ की अगर हम लोग बात करें तो वो कितना है, तो वो है हम लोगों का 3500 अनुलाभ है। ठीक है, इसको हम लोग सवाल बिल्कुल करेंगे, सवाल आप लोगों को करवाए हुए हैं। ठीक है, तो इनकी हम लोगों को सवाल की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, इनको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे हम लोगों को अनुलाभ का मूल्य निकल आएगा। तो ये तो हो गया हम लोगों का अनुलाभ की बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग मकान के बारे में। अगर हम लोगों ने अच्छी तरीके से जान लिया है तो अगर हम लोग इनमें क्वेश्चन अगर करना चाहें तो एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम लोग अगर क्वेश्चन को करना चाहें तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को पहले ही करवा दिए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को मैंने आप लोगों को पहले ही करवा दिया है। अब हम लोग अगर और जानते हैं तो और इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं आज की क्लास में, कि अगर मान लो कि हम लोगों को कर्मचारी, मान लो कि मालिक ने होटल में रहने के स्थान दिया है। ठीक है, अगर होटल में रहने के लिए स्थान दिया है तो हम लोग उसको भी जान लेते हैं कि होटल में रहने का स्थान, होटल में रहने का, होटल में रहने का स्थान। ठीक है, होटल में रहने का स्थान की बात करेंगे हम लोग। तो इसमें जो है अगर हम लोग बात करते हैं तो यदि कोई कर्मचारी है, ठीक है, कोई कर्मचारी है या फिर कोई मालिक के द्वारा कोई कर्मचारी हो, देखो हम लोग अगर लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि यदि नियोक्ता मतलब मालिक, यदि नियोक्ता सरकारी, यदि नियोक्ता सरकारी या गैर सरकारी, मान लो कोई या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर वो प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो सरकारी या गैर सरकारी, सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी को होटल में रहने का स्थान देता है, रहने का स्थान देता है, रहने का स्थान देता है, तो इसे अनुलाभ का मूल्य, तो इसे अनुलाभ का मूल्य,
तो इसे अनुलाभ कहते हैं। ठीक है, तो इसे अनुलाभ, एक सेकेंड, तो इसे अनुलाभ कहते हैं। अब जब अनुलाभ कहते हैं तो इसका मूल्यांकन करेंगे तो बिल्कुल करेंगे। तो अगर मान लो कि अनुलाभ है, अब सीधी सी बात है कि कोई मालिक के द्वारा सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उसको कोई होटल में रहने का स्थान दिया है तो इसे अनुलाभ कहते हैं। अब अनुलाभ कहते हैं तो वो इसमें दो कंडीशन है कि इनको निकालना पड़ेगा। तो इनको निकालने के लिए हम लोग अगर जानते हैं तो अगर हम लोग एक नंबर की बात करें तो यदि कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और ऐसी दशा में अगर होटल दिया जाता है, जैसे मान लो कि ये बैंक है, ठीक, कोई बैंक है, ये है CBI बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये इसकी जो ब्रांच है, ये ब्रांच जो है, ये जो ब्रांच है ये कहाँ पे है, कोलकाता में है, ठीक है। अब कोई कर्मचारी है, अब वो जो है, ये जो कर्मचारी है ये यहाँ पे कहीं पे दूसरी जगह पे, मान लो कि ये उड़ीसा में है, ठीक है, वो उड़ीसा में, और उसका जो स्थानांतरण हुआ है अब वो कहाँ हो गया, उसका स्थानांतरण कलकत्ता में हो गया, ठीक है। अब वो भाई सीधा सा, अब देखो उड़ीसा से जाएगा तो वो सीधा तो ब्रांच में रहने तो लगेगा नहीं, और ना कलकत्ता के लोग उसे जानते होंगे, ठीक है। तो वो उसका स्थानांतरण अगर हुआ है तो उसके लिए वो सबसे पहले कहाँ रहेगा, किसी होटल में रहेगा जाके, और होटल में रहेगा जाके और वहाँ से फिर ब्रांच को ज्वाइन करेगा, और ब्रांच को ज्वाइन करने के बाद वो वहाँ पे कहीं पे अपने रेसिडेंस मतलब कि निवास के लिए कहीं ना कहीं मकान देखेगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं है कि वहाँ पे कलकत्ता में वो सीधा जाए और सीधे किसी मकान में रहने लगे जाके, उसको कोई जानता नहीं है, तो वो सबसे पहले, और वो भी किसी को नहीं जानता, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, माहौल देखेगा और अपने माहौल के हिसाब से कहीं ना कहीं कोई मकान लेगा। लेकिन तब तक वो कहाँ रहेगा, तो वो किसी ना किसी होटल में रहेगा, ठीक है। वो किसी ना किसी होटल में अगर रहता है, और अगर होटल में रहता है, अगर ऐसी सुविधा में अगर वो होटल में रहता है तो ऐसी दशा में, तो अगर वो 15 दिन तक अगर रहता है, कितने दिन तक, 15 दिन तक, अगर वो होटल में कितने दिन तक रहता है, 15 दिन तक अगर रहता है, तो इसको हम लोग फुली एग्जेम्प्ट मान लेंगे। कैसा मान लेंगे, फुली एग्जेम्प्ट मान लेंगे। अब 15 दिन का वेतन, अब 15 दिन का जो है, मान लो 15 दिन उसने रहा, और 15 दिन के बाद मान लो कि उसने 15 दिन रहा, और एक दिन का उसका जो है होटल का खर्च जो है वो 1000 रुपये आता है, तो उसको जो अनुलाभ मिलेगा वो कितना मिलेगा, आप कहेंगे कि 15,000 मिल गया अनुलाभ हमें, तो क्योंकि हमें होटल में रहने को मिल गया और जो पैसा दिया वो मेरे मालिक ने दिया, ठीक है। तो इस अनुलाभ को क्या होगा कि इस अनुलाभ को हम लोग टैक्सेबल नहीं मानेंगे, फुली इसको एग्जेम्प्ट मानेंगे, फुली एग्जेम्प्ट मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि वो कितने दिन रहा है, 15 दिन, 15 दिन या 15 दिन से कम अगर रहता है, और अगर कहीं वो इससे ज़्यादा रहता है तो उसको हम लोग टैक्सेबल, उसकी जो है टैक्सेबल में वैल्यू को निकालेंगे। तो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इनको लिखना चाहें, अगर अपनी भाषा में, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग इनको लिखना चाहें तो इसमें क्या लिखेंगे कि यदि कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित, मतलब ट्रांसफर, स्थानांतरित किया जाता है, और ऐसी दशा में होटल में रहने की अवधि का योग 15 दिन,
15 दिन से अधिक नहीं है, 15 दिन से इसको अगर हम लोग हाईलाइट करना चाहें तो कर सकते हैं। 15 दिन से अधिक नहीं है, तो इस अनुलाभ का मूल्य क्या होगा? शून्य होगा। तो इस अनुलाभ का मूल्य कैसा होगा? शून्य होगा। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि मान लो कोई कर्मचारी 10 दिन रहा है और उसको जो है एक महीने का, उसका एक दिन का कितना होटल में रुपए का जो है, एक महीने का होटल में चार्जेस जो है वो 2000 रुपये है, तो 10 दिन का कितना हो गया? 20,000 रुपये हो गया। तो इस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि ये कर्मचारी क्यों, इसको जो है 20,000 रुपये किसके द्वारा दिए जाते हैं? मान लो कि इसके मालिक के द्वारा दिए जाते हैं, तो इस पर टैक्स लगेगा। इसको अनुलाभ तो बोलेंगे, लेकिन इस पर जो अनुलाभ है इसको हम लोग टैक्सेबल नहीं रखेंगे, क्योंकि इस अनुलाभ का मूल्य क्या है? शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो जो योग है, दिनों का योग है, वो 10 दिन है और ये जो योग है 15 दिन से अधिक नहीं है। ठीक है, अधिक नहीं है। और वो कैसा कर्मचारी है? याद रखना आप लोग कि वो कैसा कर्मचारी है, सरकारी है या फिर गैर सरकारी है, तो इसको हम लोग इसमें रखेंगे। उसके बाद इतनी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब अगर हम लोग दूसरी नंबर की बात करते हैं, और दूसरी नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो अन्य दशा में, अगर इसके अलावा अगर कोई बात होती है तो अन्य दशा में तो अनुलाभ का मूल्य कर्मचारियों के गत वर्ष के वेतन का, अगर इस कंडीशन का फॉलो नहीं करते हैं, इस कंडीशन को, जो ऊपर वाली कंडीशन है, इसको अगर हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो अन्य दशा होगी हम लोगों की, अदर जो हो। तो इसमें जो है अनुलाभ का मूल्य अगर हम लोग इसमें निकालना चाहें तो इसमें निकाल सकते हैं। अनुलाभ का मूल्य कर्मचारी के गत वर्ष प्रीवियस ईयर, गत वर्ष के वेतन का 24% या होटल में दी गई या दे राशि जो दोनों में कम हो, उसको हम लोग अनुलाभ मान लेंगे। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहे तो हम लोग समझ भी सकते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहे तो इसको समझ भी सकते हैं। एक एग्जाम्पल अगर हम लोग लिख लेते हैं, एग्जाम्पल सबसे पहले तो लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिख दिया है कि एक्स कलकत्ता में नियुक्ति हुई। एक्स की कहाँ हुई नियुक्ति? कलकत्ता में हुई। वह वहाँ 25 दिन रहा। अगर वह 15 दिन रहता तो हम लोग अनुलाभ का मूल्यांकन नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि देखो, ऊपर लिखा हुआ है कि यदि कोई कर्मचारी, चाहे कोई हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो अर्ध सरकारी हो, चाहे वो गैर सरकारी हो, अगर वो है होटल में 15 दिन से अधिक रहता है तो उसको हम लोग टैक्सेबल निकालेंगे। अगर वो कम रहता है 15 दिन से, मतलब कि 15 दिन से कम में रहता है, तो उसका जो है अनुलाभ मूल्य शून्य होगा। तो इसमें कहा है कि वह कितने दिन रहा है? 25 दिन। तो अनुलाभ का मूल्य शून्य तो नहीं होगा, क्योंकि वो 15 दिन से ज़्यादा हो गया। हम लोगों को वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तत्पश्चात उसके मालिक द्वारा दिए गए मकान में रहने चला गया। 25 दिन होटल में रहने के बाद वो कहाँ चला गया? मालिक के द्वारा जो मकान दिया गया है उसमें चला गया।
निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर होटल में रहने की सुविधा का कर योग्य मूल्य ज्ञात कीजिए। होटल में कमरे का प्रतिदिन का किराया 1000 रुपये है। मूल्यांकन के लिए वेतन 7,30,000 है। एक्स से होटल में रहने के लिए नियोक्ता ने 200 रुपये प्रतिदिन प्राप्त किया है, ठीक है, और इसका जो आंसर है वो है 7,000 रुपये। तो हम लोग अगर निकालना चाहे तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अन्य दशा में अगर वो 15 दिन नहीं रहता है तो हम लोगों की अन्य दशा लगती है, और अन्य दशा में अगर हम लोग अनुलाभ का मूल्य निकालते हैं तो कर्मचारी की गत वर्ष के वेतन का 24%। तो वेतन कितना मिलता है उसको, कर्मचारी के गत वर्ष के वेतन का 24%। चलिए हम लोग अगर लिखना चाहे तो 24% ऑफ 7,30,000। अब 7,30,000 तो पूरे ईयर के हैं, पूरे साल के हैं। अगर हम लोग इसमें भाग देना चाहें तो भाग देंगे कितने, अगर हम लोगों को कितने दिन का निकालना है, हमें सिर्फ 25 दिन का निकालना है, और हम लोग भाग कितने का देंगे, 365 का। क्यों देंगे, क्योंकि 7,30,000 जो हैं वो एक साल के हैं, तो हम लोग 365 दिन का भाग देंगे एक दिन का निकालने के लिए, और एक दिन का निकल आएंगे तो हम लोगों को कितने दिन का निकालना है, 25 दिन का। तो हम लोग इसमें गुणा करेंगे, तो इसका जो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अगर हम लोग करेंगे इन सब का, ठीक है, इन सब का अगर हम लोग निकालेंगे तो वो आएगा हम लोगों का लगभग में आएगा हम लोगों का 25,000 रुपये। कितना आएगा, 25,000 रुपये। 7,30,000 का अगर हम लोग निकालते हैं, अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, अगर हम लोग कैलकुलेटर भी चलाते हैं यहाँ पर, तो कैलकुलेटर में अगर हम लोग करना चाहें तो कितना है, अगर हम लोग 7,30,000 मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 25 से, और डिवाइड करेंगे 365 से, तो आप कहेंगे कि ये कितना आएगा, तो ये आ गया हम लोगों का, कितना आ गया, 4,000 रुपये आ गया, ठीक है। 25,365, एक सेकेंड, अगर हम लोग इसको सही से करना चाहें तो 7,30,000 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, और डिवाइड करेंगे कितने से, 365 से, तो ये आएगा हम लोगों का 50,000 रुपये। कितना आएगा, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, एक सेकेंड। तो ये कितना आएगा हम लोगों का, ये आएगा हम लोगों का, सॉरी एक सेकेंड, 50,000 रुपये। और 50,000 का अगर हम लोग 24% निकालते हैं, 24%, क्योंकि लिखा है ना 24%, तो 24% इसको निकालिए, तो 0 से 0 2 कैंसिल। अब हम लोग 24 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 5 को 20 हासिल लगी, 2 5 दूनी 10 और 2 12, तो ये हो गया हम लोगों का 120, और ये 2 बिंदी और हैं तो इनको लिख दिया, ठीक है। तो इतना करने के बाद हम लोगों ने एक चीज़ निकाल ली। अभी क्या निकाला है, सिर्फ हम लोगों ने वेतन का 24% निकाला है। क्या निकाला है, वेतन का 24%। दूसरी बात क्या है, तो दूसरी बात है हम लोगों को जो होटल में कमरे का किराया दिया है, तो एक्चुअल रेंट अगर हम लोग देखना चाहें तो 25 दिन रहे हम लोग, और एक दिन का किराया कितना है, 1,000 रुपये, तो इन दोनों में 25,000 रुपये हम लोगों ने एक्चुअल रेंट दिया। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि कर्मचारी अगर हम लोग अनुलाभ अन्य दशा में निकालते हैं तो कर्मचारी के गत वर्ष के वेतन का 24% या होटल में दी गई राशि का जितना भी है, होटल में दी गई राशि जो दोनों में से कम हो, तो दोनों में से अगर हम लोग कम है तो इन दोनों में से कौन सी कम है, तो आप कहेंगे कि इन दोनों में है 12,000 कम है, तो ये हम लोगों का अनुलाभ हो जाएगा। अब अनुलाभ में हम लोग माइनस क्या करेंगे, तो अगर एक्स से होटल में रहने के लिए नियोक्ता ने कोई राशि ली है तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो प्रतिदिन 200 रुपये लिए हैं, तो प्रतिदिन 200 रुपये, तो 25 दिन के कितने दिन हो गए, 25 दिन के कितने रुपए हो गए, तो नियोक्ता ने कर्मचारी से कितने रुपए लिए हैं, 5,000। 12,000 की सुविधा दी है और रुपए कितने लिए हैं, 5,000। इसको माइनस कर देंगे तो फिर भी वो प्रॉफिट में रहा, कर्मचारी कितने के प्रॉफिट में रहा, 7,000। और अगर प्रॉफिट में रहा तो इसी को बोलते हैं होटल में रहने की सुविधा का अनुलाभ। इसी को क्या बोलेंगे,
इसी को बोलेंगे अनुलाभ, इसी को क्या बोलेंगे, अनुलाभ बोलेंगे, और इसी पर लगेगा हम लोगों का टैक्स, इनकम टैक्स इसी पर टैक्स लगाएगा। ठीक है, तो होटल की बात है आप लोगों को समझ में आ गई कि कितना याद रखना है, 15 दिन रखना है। 15 दिन अगर होता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और अगर 15 दिन से अधिक लगता है तो वेतन का 24% और एक्चुअल रेंट, इन दोनों में से जो कम होगा उसको लिखेंगे। और अगर किसी नियोक्ता ने कोई राशि ली है तो उसको माइनस करेंगे, तो ये राशि ली है उसने तो इसको माइनस कर दिया। देखो 12,000 रुपये मालिक ने सुविधा दी किसी कर्मचारी को, और 5,000 उसने उससे वसूल कर लिए, तो सुविधा कितने की दी, फिर भी 7,000 की। तो 7,000 कर्मचारी को क्या हुआ, लाभ हुआ, और नियोक्ता को क्या हुआ, हानि हुई। तो इसलिए इसको हम लोग अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझ लिया है, और अगर नहीं समझ में आया है तो 1-2 बार वीडियो को जरूर देखें, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल पक्का समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों के वीडियो आपके पास हैं, इनके नोट्स बनाइए और अच्छी तरीके से एग्जाम की तैयारी कीजिए। आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।